वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू आवर चैनल कॉमर्स कैलकुलस। आई एम सी उदित त्रिवेदी और शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस फाइनेंस की रिवीजन सीरीज का। टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और आपका जो ओवरऑल फाइनेंस का जो बेस बनेगा वो भी ये टॉपिक हेल्प करता है वो बेस को क्रिएट करने में। ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं टॉपिक में पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली होता क्या है, क्यों जरूरी है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम पढ़ते हैं कि हर एक जो इंडिविजुअल कैपिटल का कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसमें आता है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसके अंदर इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी जिसको हम लोग रिटेन अर्निंग्स भी कह देते हैं, और एक्सटर्नल इक्विटी जो हम लोग बाहर से इक्विटी कैपिटल रेस करते हैं। ठीक है, और अगला आता है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इन सारे कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज हम लोग यहां पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडर आपका टॉपिक का बेस है। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए कैपिटल क्या होता है कि भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए अगर ऑपरेशंस में पैसा अगर हमने यूज किया है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है, उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो वो जो ओवरऑल ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट के लिए जो यूज करेंगे पैसा कैपिटल को, उस वो पैसा हमने कहीं ना कहीं से रेस किया होगा, तो हमने जिनसे रेस किया है जो प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है वो भी कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। दैट मीन्स तो वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कॉस्ट है, हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली इज द रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के प्रोवाइडर्स कौन कौन है भाई, डेट है, प्रेफरेंस शेयर्स है और इक्विटी है। तो डेट होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हमको पैसा दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं बिजनेस को, उसके लिए वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वही क्या है ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, दो टर्म्स आते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो नाम से क्लियर है, किसी प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए मैंने कुछ पैसा उठाया, उस पैसे को मैंने प्रोजेक्ट में लगाया। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पैसा उस एक प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने पैसा उठाया उसकी कॉस्ट अगर हमको निकालनी है तो भाई वो बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग किसके एंगल से बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल प्रोवाइडर्स के एंगल से। ठीक है, कि मतलब अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा लगा रहे हैं तो कितनी रिटर्न वो एक्सपेक्ट करेंगे, या सिंपली मैं बोलूं भाई उस प्रोजेक्ट को लगाने में मेरा कितनी कॉस्ट आ रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल पॉइंट। ठीक है, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि भाई मेरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एक साथ लगाता है। ऐसा तो नहीं कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया फिर मैं दूसरा लगाऊंगा। जैसे आप अडानी को देखते हैं तो अडानी के गुजरात में भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अडानी के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्ट क्या कहेंगे उस कॉस्ट को, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर अगर हम सारे प्रोजेक्ट्स को मिला दें और कहें तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल आरओआर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, फर्म के लेवल पे, पूरी बिजनेस के लेवल पे हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा मीनिंग। ठीक है, और दो यहाँ टर्मिनोलॉजीज की, भाई प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। सिग्निफिकेंस देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देखिए एक कोई भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, कोई प्रोजेक्ट लगाना, किसी तरीके का प्लांट लगाया, ठीक है, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट किया, जैसे टाटा नैनो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, या अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो अडानी ग्रुप है, अडानी पोर्ट्स जो उसकी एक सब्सिडियरी है, उसने जो मुंद्रा है वहां पे एक प्लांट लगाया। ठीक है, तो मुंद्रा में प्लांट लगाने के लिए कुछ उसको एक फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी होगी कि भाई प्लांट को सेटअप करना है, फिर उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन फेज चलेगा वो करना है। कंस्ट्रक्शन फेज के बाद वहां पे जो रिक्वायर्ड हम लोग क्या बोलेंगे कि देयर इज अ फिक्स्ड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, देयर इज फिक्स्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, तो वो पूरा प्रोजेक्ट का जो एक्सपेंस है, ठीक है, वो करने के बाद उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि भाई वो प्रोजेक्ट से मुझे सफिशिएंट कैश फ्लोज आ रहे कि नहीं आ रहे। भाई अगर वो कमा के ही नहीं देगा प्रोजेक्ट तो मैं क्यों लगाऊंगा। इसलिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग कह देते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी। ठीक है, क्या वो प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे,
उसको लगाने में जो पैसा हमने अरेंज किया उसकी कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रही होगी, उस कैपिटल की कुछ कॉस्ट रही होगी। क्या मेरा जो प्रोजेक्ट है वो उससे ज्यादा रिटर्न अर्न करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कुछ कॉस्ट लगी होगी, उस कॉस्ट का भी कुछ कॉस्ट लगी होगी, कुछ कैपिटल लगाई होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो कैपिटल के ऊपर कुछ कॉस्ट लगेगी, खर्चा लगेगा। मान लो मैंने डेट रेस किया तो डेट का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल रेस किया तो प्रेफरेंशियल को प्रेफरेंस डिविडेंड देने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया तो इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कॉस्ट है, ठीक है। अब वो कॉस्ट के सामने क्या वो प्रोजेक्ट सफिशिएंट रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है या नहीं, पहली चीज। सेकेंड थिंग, इससे जो होने वाले कैश फ्लोज हैं वो तो भाई फ्यूचर में होंगे, मैं तो आज पैसा लगा चुका हूं, तो फ्यूचर के कैश फ्लोज को आज की डेट में लाना होगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेथड ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है। फ्यूचर के जो कैश फ्लोज है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, उसके लिए हम जो डिस्काउंटिंग रेट इस्तेमाल करते हैं वो भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। दो चीजें। नेक्स्ट है डिजाइनिंग द डेट पॉलिसी। देखिए मैंने आपको जो पहले चार्ट बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो उसमें मैंने बताया था कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर आता है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी आता है। तो हमको पता चल जाएगा कि भाई किस किस का क्या क्या कॉस्ट है। जनरली जो डेट होता है उसको हम लोग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस मानते हैं। क्यों चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस मानते हैं, क्योंकि भाई डेट के ऊपर हमको डेट के जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अभी जब हमको हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट, मतलब हमको डेट की भी कॉस्ट पता चल गई, हमको प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट पता चल गई, हमको इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कॉस्ट है वो पता चल गई, ठीक है। अब हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि जो सस्ता है, जनरली क्या सस्ता होता है, डेट सस्ता होता है। तो अगर डेट सस्ता है तो हमको कितना डेट उठाना चाहिए, तो हम डेट पॉलिसी हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारी डिजाइन कर पाएंगे अप्रोप्रिएटली। क्योंकि हम लोग जब आगे कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर बहुत ज्यादा डेट अगर यूज कर लेते हैं तो कुछ जो थियोरीज हैं उनका ये मानना है कि भाई डेट बढ़ाने से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो गिर जाती है और जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। कुछ का ये मानना है कि भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ती है तो सामने इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ, अगर आप डेट को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट तो घट जाती है, पर सामने आपके इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर क्या होती है, रिस्क होती है, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग व्यूज हैं। खैर इन अ नटशेल क्या है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप अपनी क्या कर सकते हैं, डेट पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसाइडिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। समझिए क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब सेल करता है मार्केट में, तो सेल करने पे या तो वो कैश में सेल कर देगा या वो क्रेडिट पीरियड अलाउ करेगा, ठीक है। क्रेडिट पीरियड अलाउ करने का मतलब क्या है कि भाई 60 दिन, आपने बोला 60 दिन के अंदर पैसा आप मुझे दे दीजिएगा, डेटर को ऐसा कहा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट पॉलिसी। अगर मैंने क्रेडिट पॉलिसी जो टर्म्स है, जो रीपेमेंट टर्म है, वो मैं बोलता हूं कि भाई तुम 30 दिन में पैसा दे देना, ठीक है। दूसरा मैं बोलता हूं कि भाई तुम 60 दिन में पैसा दे देना, तो इधर तो मेरा पैसा 30 दिन में वापस आ जाएगा, पर यहां पे मेरा पैसा क्या होगा, 60 दिन तक ब्लॉक रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा मैं क्रेडिट पीरियड अलाउ करूंगा, जितना मैं ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करूंगा, उतना मेरा पैसा ज्यादा दिनों के लिए ब्लॉक रहेगा। समझ में आ रही है बात? 30 दिन बाद पैसा आ जाएगा तो 30 दिन के लिए ब्लॉक रहा, 60 दिन बाद पैसा देना है तो 60 दिन तक पैसा ब्लॉक हो रहा है। अभी एक चीज समझिए, अगर मैंने जो मेरी कैपिटल है वो मैंने हायर कॉस्ट पे उठाई है, मतलब कि भाई मेरी कैपिटल जो मैंने मार्केट से जो रेस की है वो बहुत हाई कॉस्ट पे आई है मेरे पास, तो क्या हुआ, क्या मैं उसको 60 दिन के लिए ब्लॉक होने दूंगा? नहीं, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं कम से कम क्रेडिट पीरियड क्या करूं, अलाउ करूं। पर अगर मैंने मार्केट से लो कॉस्ट में कैपिटल उठाई है तो मैं क्या करूंगा भाई, ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दूंगा। क्यों भाई, ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करने से क्या होगा भाई, मैंने तो कम कॉस्ट पे उठाई है, तो भाई मेरे पास ये एक लीवे है, मेरे पास क्या एक फ्रीडम है कि मैं उसको ज्यादा देर तक ब्लॉक करने रहने दे सकता हूं, क्योंकि क्या है कि मेरे को उसके ऊपर कम ही क्या पे करना है, कॉस्ट पे करनी है। दूसरा एडवांटेज आप बोलेंगे कि सर पर कुछ तो आपको, आपने भले कम कॉस्ट पे उठाई है पर वो कम कॉस्ट भी तो आपको पे तो करनी ही है। पर आप समझिए कि अगर ज्यादा मैंने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है तो दैट विल इंक्रीज माय सेल्स, अल्टीमेटली इंक्रीज माय प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आ रही है? तो एक ट्रेड ऑफ है, एक तरफ मेरी सेल्स बढ़ाने की बात आती है, एक तरफ मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना ब्लॉक, कितनी कैपिटल मेरी कितने टाइम के लिए ब्लॉक हो रही है, उसके बीच में क्या है, ट्रेड ऑफ। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने कॉस्ट ज्यादा रेट पे, मेरी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है,
किसकी बात कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो क्रेडिट पॉलिसी है, मैं कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी नहीं देके मैं क्या करूंगा, थोड़ी एग्रेसिव क्रेडिट पॉलिसी दूंगा। मतलब मैं ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करूंगा, ठीक है। पर अगर सॉरी माफ कीजिएगा, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो मैं कंजर्वेटिव रहूंगा, मैं कम क्रेडिट पीरियड अलाउ करूंगा, इसकी तरफ जाऊंगा मैं, ठीक है, कम क्रेडिट पीरियड की तरफ जाऊंगा। क्यों भाई, क्योंकि मेरा पैसा ज्यादा समय के लिए क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। दूसरी चीज आप समझिए, अगर मेरी कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम होने का मतलब मैं एग्रेसिव क्रेडिट पॉलिसी की तरफ जाऊंगा, मतलब एग्रेसिव क्रेडिट पॉलिसी मतलब मैं ज्यादा क्रेडिट अलाउ करूंगा। ज्यादा क्रेडिट अलाउ करने से क्या होगा, मेरी सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इवेल्युएट करने में, डेट पॉलिसी को डिजाइन करने में और क्रेडिट पॉलिसी जो है वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। चौथा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, जो टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं जनरली, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जो रिसोर्स रेजिंग डिपार्टमेंट से होते हैं, कि भाई मार्केट में भी ये रेट चल रहा है, हमने पिछली बार ये कॉस्ट पे पैसा उठाया था, तो आप इससे कम कॉस्ट पे पैसा उठाइए, या फिर मार्केट में जो चल रहा है उससे कॉम्पिटिटिव रेट पे आप क्या उठाइए, पैसा उठाइए। अगर आपने उठा लिया तो हमको आपको क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेन क्या है, ये चीजें हैं, ठीक है। ये तो चलो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट है, पर मेन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डेट पॉलिसी, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट से शुरू करते हैं जी सर। तो पहला जो आता है हमारा कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो आता है कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको हम लोग के डी से डिनोट करते हैं, के डी, कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। डेट दो तरीके का होता है, इरिन्यूएबल, जिसको लाइफ टाइम में क्या नहीं किया जाएगा, कभी रिडीम नहीं किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, परपेचुअल कैपिटल, बेसिकली परपेचुअल डेट है हमारा। दूसरा होता है इरिडीमेबल डेट, जिसको 5 साल 10 साल 20 साल के बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। रिडीम का मतलब पे बैक कर देना उसको, ठीक है। तो देखिए, इरिडीमेबल जो डेट है या परपेचुअल डेट है, उसका हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कॉस्ट है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, पहला जो लेक्चर है वो याद कीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था परपेचुइटी का। परपेचुइटी क्या होता है भाई, कि जब आप फिक्स्ड कैश फ्लोज का जो पेमेंट करते जाते हैं या फिक्स्ड कैश फ्लोज रिसीव करते जाते हैं ओवर एन इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है, परपेचुअल, इररिडीमेबल, इन दैट केस उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, कि जो भाई कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय, मैंने आपको क्या बताया था, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट, जो हमने रेट बेसिकली जो डिस्काउंट रेट है वो, ठीक है। अभी डेट के केस में जो डिबेंचर होल्डर है उसको क्या कैश फ्लोज मिलता है, या कंपनी को क्या पे करना होता है। देखिए, कंपनी को पे करना होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट उसके पीएनएल में दिखेगा, कंपनी के पीएनएल में, पर उस इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिलता है आपको, टैक्स एडवांटेज। क्यों, क्योंकि आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट, जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो उस केस में वो जो इंटरेस्ट है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस के तौर पे क्या करता है, काम करता है। दैट मीन्स जो आपका नेट कॉस्ट जो आपकी बनती है वो बनती है इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स, या उसको बोलते हैं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो आता है बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं अगर आपको निकालूं कि जो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, उस परपेचुइटी की, उस परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, या उसको बोल दूं मैं डिस्काउंट रेट। अगर मैं रेट को यहां पे लेके जाऊं अगर, तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू उसकी, करेक्ट। तो बस यही फॉर्मूला है, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है, बेसिकली मतलब उसकी प्रेजेंट प्राइस। ये बेसिकली क्या है, अगर मेरा न्यू डिबेंचर में इशू कर रहा हूं तो न्यू डिबेंचर इशू करने पे मुझे कितना पैसा मिल रहा है, नेट प्रोसीड्स। 100 का डिबेंचर इशू किया, 100 का डिबेंचर इशू किया और 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई, तो भाई मुझे मिला तो कितना, 98 ही मिला। तो मेरा नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, 98। अगर मेरा एग्जिस्टिंग डिबेंचर है मार्केट में तो मैं क्या सीधा ले लूंगा, मार्केट प्राइस ले लूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देखिए, तो अभी जो परपेचुइटी का फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है। पर सिंस ये एक रिवीजन लेक्चर है तो मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि ये किसके बेस पे है, परपेचुइटी के बेस पे, ठीक है। अभी देखिए, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। जो इंटरेस्ट है आई, वो निकलता है फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय जो भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। टी है अपना टैक्स रेट, एनपी मैंने आपको बता दिया नेट प्रोसीड्स। अगर जो नया अगर डिबेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं
इन दैट केस नेट प्रोसीड्स, जिसके अंदर हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, फेस वैल्यू में से अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, किसी तरीके का खर्चा लगा है उसको रेस करने के लिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जिस्टिंग डिबेंचर है, ओल्ड डिबेंचर है, तो सीधा हम लोग मार्केट प्राइस इस्तेमाल कर लेंगे। नेट में आया हुआ क्वेश्चन फटाफट से हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कंपनी इशूज 10% इंटरेस्ट है हमारे पास, परसेंटेज, परपेचुअल डेट, ठीक है, परपेचुअल डेट मतलब इरिडीमेबल डेट की बात कर रहा है, ऑफ ₹1,00,000, क्या है भाई, फेस वैल्यू, 5% प्रीमियम पे इशू किया है। किस पे इशू किया है, 5% प्रीमियम पे इशू किया है, ठीक है। अभी तो पैसा मुझे कितना मिलेगा, नेट प्रोसीड्स भाई 100 तो मुझे, 1,00,000 तो मुझे किसका मिल रहा है, 1,00,000 तो मिल रहा है मुझे फेस वैल्यू के हिसाब से, और 5% क्या मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, 5% 1,00,000 का 1,05,000, तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है, नेट प्रोसीड्स 1,05,000। तो देखिए फॉर्मूला अपना क्या है, KD 1 इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। इंटरेस्ट अपना कैसा, देखिए 1,00,000 पे 10%, 10,000 कैसा निकाला, 1,00,000 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंट, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, 10,000 1 माइनस 30% है, तो दैट मीन्स 0.30 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। कैसे निकाला मैंने, देखिए 1,00,000 तो ये आ गया, प्लस 5,000 मुझे किसका मिल रहा है, प्रीमियम का भी तो पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो 1,05,000 5,000 मुझे मिला, जबकि मेरा जो ऊपर कॉस्ट कितना है 100, सिंपल, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप निकाल लीजिए, दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 15 एंड दिस इज 6.67%, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। ठीक है, कुछ चीजें आपको बताता हूं इसमें मैं, ठीक है। आइडियली प्राइमा फेसी देखें तो कंपनी, अगर आपको, आप जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी कितने पे डेट इश्यू कर रहा है, 10% पे, ठीक है। इसको मैं कहता हूं प्री टैक्स। क्यों, क्योंकि ये सीधा सीधा वो रेट है जो आप रेट किसको देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को। मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं कि आप जो डिबेंचर होल्डर को पैसा देंगे, उनके खाते में जो क्रेडिट करेंगे, वो तो क्या करेंगे भाई, 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपए जाएगा, तो ये उनके खाते में। पर मैं आपको ये कहता हूं कि भाई ये जो 10,000 का आप जो पे कर रहे हैं, ये 10,000 का आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। दैट मींस ये 10,000 पे करने पे आप अपना 10,000 के ऊपर जो टैक्स बनता है वो आप क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। दैट मींस आपका जो, मतलब से फॉर एग्जांपल ये आपका PNL है, ठीक है, आपका 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है, मान लेते हैं आपका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इस 1,00,000 के प्रॉफिट के ऊपर आप क्या देंगे, टैक्स देंगे। टैक्स का परसेंटेज में मान लेता हूं 30%। 1,00,000 पे आप कितना देंगे, 30,000 का टैक्स दे देंगे। समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए ये तो कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन मैं मानता हूं, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 में मैं आपको बोलता हूं भाई कि आपने 10,000 का टैक्स भरा है, 10,000 का इंटरेस्ट दिया है, मतलब आपने डेट रेज किया, 10,000 का आपने क्या किया है, बेसिकली इंटरेस्ट दिया है, किसको दिया है, डिबेंचर होल्डर्स को दिया है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 90,000। 1,00,000 माइनस 10,000। तो अब जब आप टैक्स पे करेंगे, केस नंबर 2 में आप जो टैक्स पे करेंगे वो कितना करेंगे, 90,000 पे टैक्स पे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30%, 27,000। तो मैं आपको कहने का मतलब ये है कि भाई आपने 10,000 का जो ये भरा है ना इंटरेस्ट, 10,000 का जो डेट का इंटरेस्ट दिया है, वो 10,000 डेट का इंटरेस्ट देने से आपने अपने टैक्स में 3,000 बचा लिया। समझ में आ रही बात। ये 3,000 आपने किसमें बचा लिया, टैक्स में बचा ली, तो आपकी सेविंग है बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डेट इन दी ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, समझने के पर्सपेक्टिव से है। तो आइडियली मैं बोलूं कि भाई मेरा लग तो कितना रहा है, 7,000, 10,000 माइनस इसके ऊपर 3,000 की सेविंग करी है, तो लग तो मेरा 7% ही रहा है। 7,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, अगर मैं बोलूं पोस्ट टैक्स मेरा रेट कितना है, पोस्ट टैक्स मेरा कॉस्ट कितना है, तो भाई खाली कितना है, 7%। 10% माइनस 0.30, 10% माइनस 0.30 कितना आ जाएगा, 7%। अभी बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं, 10% माइनस 1 माइनस 0.30, मतलब ये टैक्स का कंपोनेंट मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये कितना बच गया, खाली 7%, विच इज व्हाट दिस। दूसरी चीज, तीसरी चीज समझिए, तो मेरे यहां पे कॉस्ट 6.67 क्यों आई, ज्यादा आनी चाहिए थी भाई। आइडियली मैं क्या कह रहा हूं,
मैं डिबेंचर होल्डर्स को बोलता हूं कि मैं आपको 1 लाख फेस वैल्यू पे 7% पे करूंगा, ठीक है, तो 1 लाख पे 7% की कॉस्ट है। पर मैंने डिबेंचर होल्डर को बोला कि भाई अभी आप मुझे 1 लाख नहीं देंगे, आप मुझे देंगे 1,05,000, 5% प्रीमियम पे देंगे। अगर मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा होता तो ये 7 से ज्यादा आता। देखना है एक बार, इसी को मान लीजिए मैं 5% ये डिस्काउंट पे इशू करता, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखते हैं कि भाई 7,000 तो ऊपर रह जाता, 7,000 डिवाइडेड बाय मेरा क्या आ जाता नीचे 95,000। तो इसको आप जरा निकालिए क्या आ रहा है ये, 7,000 7 डिवाइडेड बाय 95, लेट मी कैलकुलेट दिस इज 7 divided by 95, this is 7.37, 7.368, 7.37। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? भाई मैंने प्रीमियम पे दिया है ना, प्रीमियम लिया है उनसे इशू करने के टाइम पे, इसीलिए ये 7 से कम आया। अगर यही इसी को मैं डिस्काउंट पे इशू करता तो भाई मेरा 7 से क्या आता, ज्यादा आता। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये क्यों आते हैं, ठीक है। तो हम देख चुके हैं इरिडीमेबल डेट को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे रिडीमेबल डेट को, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है। देखिए दो मेथड है इसमें, अप्रोक्सीमेशन मेथड और वाईटीएम मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड नाम से ही क्लियर है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ डेट अपने को मिलेगी। वाईटीएम में अपने को एक्चुअल क्या मिलती है, जो रेट है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट है वो मिलती है, ठीक है। फॉर्मूला देखो यहां तक तो सेम रहता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, क्योंकि यही क्या है हमारा कैश फ्लो जो हमको मिलने वाला है। पर अगर यहां बात करें तो ये कंपोनेंट है आरवी माइनस एनवी डिवाइडेड बाय एन। आरवी तो क्या है अपना रिडम्पशन वैल्यू, एनपी में बता चुका हूं क्या है, नेट प्रोसीड्स या फिर मार्केट वैल्यू। एन क्या है, एन इज रिमेनिंग लाइफ ऑफ डेट। मतलब कि इसको 10 साल के लिए इशू किया था, 4 साल हो चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी हो जाएगी, 6। पहले दिन ही निकाल रहे हैं, 10 साल के लिए इशू किया है, तो भाई रिमेनिंग लाइफ क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, आरवी माइनस एनपी। आरवी होता है रिडम्पशन वैल्यू, से फॉर एग्जांपल इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 100। एनपी का मतलब होता है उसको हमने किस प्राइस पे इशू किया है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमने इसको इशू किया है डिस्काउंट पे 95 पे, मतलब 5% के डिस्काउंट पे इसको हमने क्या किया, इशू किया है। इसको रिडीम करने वाले हैं हम 110 पे। दैट मीन्स इसका लॉजिक आप समझिए, इशू करने के टाइम पे 5 रुपए कम मिले पर डिबेंचर, जब वापस रीपे करेंगे तो 10 रुपए ज्यादा पे करना है। तो भाई एक्स्ट्रा खर्चा, इंटरेस्ट तो चलो है ही, पर एक्स्ट्रा खर्चा बिकॉज हमने डिस्काउंट पे इशू किया और रिडीम किया इसको किस पे, प्रीमियम पे, तो 15 रुपए और लग गया मेरा। अगर से फॉर एग्जांपल अगर ये 100 पे हम इशू करते, 110 पे रिडीम करते, तो भाई 10 ही रुपए लगता। इसको हम लोग 105 पे अगर इशू करते, 110 पे रिडीम करते, तो भी क्या लगता, 15, तो क्या लगता, 5 लगता। तो ये वेरी कर सकता है, ये पॉजिटिव भी जा सकता है कि भाई हमने इशू किया है 110 पे, हम रिडीम कर रहे हैं 100 पे, पॉसिबल। तो ये फिगर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझिए, यहाँ पे इशू क्या है 95 पे, रिडीम कर रहे हैं 110 पे, तो इंटरेस्ट के अलावा 15 रुपए मेरा और लग गया पर डिबेंचर, भाई फालतू में ही। पर ये 15 रुपए जो मेरा कॉस्ट लगी है एक्स्ट्रा, वो क्या आज के दिन की लगी है, नहीं, ये तो जितनी पूरी लाइफ है ऑफ द डिबेंचर, क्योंकि रिडीम तो मैं क्या करूंगा 10 साल बाद, अगर 10 साल के टेन्योर के लिए इशू किया है तो 10 साल के बाद रिडीम करूंगा। तो भाई ये जो 15 रुपए है आरवी माइनस एनपी 15, वो कितने सालों में स्प्रेड कर देना चाहिए, 10 सालों में, मतलब कि पर ईयर तो मेरी 1.5 रुपए ही क्या लग रही है, कॉस्ट लग रही है। लॉजिक समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर पिछला एग्जांपल है, तो भाई यहाँ पे जो कॉस्ट लग रही है, मान लो 10 का इंटरेस्ट है, 30% का टैक्स रेट है, तो 7 रुपए तो मेरी क्या लग रही है, इंटरेस्ट का खर्चा, और साथ ही साथ 1.5 रुपए मेरा क्या लग रहा है भाई, जो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया, 1.5 रुपए मेरा उसका लग गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप कहेंगे सर पहले तो हम लोग एनपी इस्तेमाल करते थे, ये क्या भला है भाई। जब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज रिसीवेबल लिखते हैं। तो जस्ट उसी का एक इंप्लीकेशन है ये भाई कि हमारे पास दो प्राइस है, 95 हमको लेना चाहिए, नहीं 110 ले रहे हैं, नहीं ओपनिंग भी नहीं ले रहे हैं, क्लोजिंग भी नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, उसका एवरेज ले रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो जस्ट बिकॉज हमने प्रीमियम पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया, एक्स्ट्रा खर्चा हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है।
कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि खर्चा ना हो कि हमारे लिए क्या साबित हो सकता है, एक तरीके से इनकम साबित हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल 110 पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, 100 पे रिडीम कर रहे हैं भाई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -10 का, ये मेरे लिए तो क्या है, इनकम है, क्योंकि जब मैंने इशू किया तो मुझे मिले 110, जब पे करना है तब पे कर रहा हूँ सिर्फ 100, तो ये इसकी जगह पे 10 -10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज -1, तो मेरे जो 7.5 का इंटरेस्ट है वो 6.5 रह गया, तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। सिंपल। तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेट फिगर आएगा अपने पास। अगला समझते हैं वाईटीएम मेथड। वाईटीएम क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, बेसिकली इसको हम लोग आईआरआर भी कह देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आईआरआर भी कह देते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जब हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देख लेंगे। ये क्या होता है कि वो रेट जहां पे देखियो आपको जो डिबेंचर है उससे आपको क्या मिलने वाले हैं, इंटरेस्ट मिलने वाली है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको जब आप डिस्काउंट करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट करेंगे तो आज की प्रेजेंट वैल्यू में उसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी बेसिकली उसकी। तो यहां क्या बोलते हैं, वो डिस्काउंट रेट, वो डिस्काउंटिंग रेट जहां पे जो आज जो कॉस्ट है, मतलब जिस प्राइस पे आप इशू कर रहे हैं, यहां पे मैं कह दूं करंट प्राइस, जिस प्राइस पे आप इशू कर रहे हैं वो, और जो कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दैट मींस आपको ना डिबेंचर पे फायदा है ना डिबेंचर पे नुकसान है। सिंपल। तो वो रेट जहां पे करंट प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी फ्यूचर कैश फ्लोस वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाईटीएम या आईआरआर कहते हैं। निकालते, अच्छा ये पूरे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आपके नेट में नहीं आते हैं, ये आपको देखिए, आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है, वहां पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, हरियाणा में भी स्क्रीनिंग टेस्ट तो क्या है, एमसीक्यू है, पर बाद में जब एक मेन एग्जामिनेशन होगा वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेपरेट इनके लिए क्या करूंगा, क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ डेफिनेटली प्रोसेस पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने ये चीज आपको मेंशन करके यहाँ पे दी है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कैश फ्लोज, ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे, कैश फ्लोज, ठीक है, कैश फ्लोज निकाल लिया, फिर एनपीवी निकाल लिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कैश इनफ्लोज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसमें से कैश आउटफ्लोज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है। उसको हम लोग दो डिस्काउंट रेट्स की मदद से कैलकुलेट करते हैं, दो डिस्काउंट रेट की मदद से, जिसमें एक में एनपीवी पॉजिटिव आता है, एक में एनपीवी नेगेटिव आता है। एक रिलेशन समझिए, अभी सिर्फ मैं बोल के बता रहा हूं, डिटेल में आप कैपिटल बजटिंग में बता दूंगा। जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे एनपीवी घटेगा, प्रेजेंट वैल्यू घटेगा, जैसे जैसे प्रेजेंट वैल्यू जैसे जैसे रेट घटाएंगे प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो हमको दो ऐसी डिस्काउंट रेट चूज करनी है जिसमें एक में एनपीवी पॉजिटिव आए, एक में एनपीवी नेगेटिव आए, ठीक है। जिसमें एनपीवी पॉजिटिव आएगा वो लोअर डिस्काउंट रेट होगी, जिसमें एनपीवी नेगेटिव आएगा वो हायर डिस्काउंट रेट होगी। इसमें मैंने क्या यूज किया, हायर, एच यूज कर लेता हूं, हायर डिस्काउंट रेट होगी, ठीक है। अब उन दोनों डिस्काउंट रेट, हमको ऐसी एनपीवी चाहिए जो क्या है, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, हमको क्या चाहिए, जीरो। दैट मींस यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा भाई, एनपीवी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज क्या है, बराबर है, ठीक है, सिंपल। तो इंटरपोलेट कर देंगे दोनों रेट्स को टू कैलकुलेट दी वाईटीएम। इंटरपोलेशन का क्या फॉर्मूला भाई, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट हायर रेट माइनस एनपीवी एट लोअर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। क्वेश्चंस इसके हम लोग डिटेल में देखेंगे कैपिटल बजटिंग में, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा गया है पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रिडीमेबल डेट में ये दो चीजें थी, अप्रोक्सीमेशन मेथड और वाईटीएम मेथड, ठीक है। आगे एक छोटा मोटा एक दो कॉन्सेप्ट और है वो देख लेते हैं, अमोर्टाइजेशन बॉन्ड है एक अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जी सर, लास्ट टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ डेट का ही पार्ट है, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। देखिए अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आप जब किसी कोई कार लोन लेते हैं, किसी तरीके का हाउस लोन लेते हैं, तो क्या होता है, आपका फिक्स ईएमआई आप पे करते हैं, उस ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है और इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, ठीक है। बॉन्ड के केस में क्या होता है, मान लो आपने 10 लाख रुपए बॉन्ड से उठाए, आप उसको बोलते हैं कि 10 साल तक मैं उसको अमोर्टाइज करूंगा इक्वल अमाउंट्स में। दैट मींस हर साल आप इंटरेस्ट तो पे करेंगे ही ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे करते जाएंगे। जैसे अगर इक्वली पे कर रहे हैं तो एक साल के बाद 1 लाख पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया 9 लाख, उसके बाद आपने कितना पे कर दिया, दूसरे साल के एंड में 1 लाख पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया 8 लाख। वैसे वैसे आप हर साल क्या करेंगे, 1-1 लाख पे करते जाएंगे। अब हर साल के एंड में क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो आउटस्टैंडिंग वो घट जाएगा।
तो आपके जो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आप जो पे करेंगे वो पे करेंगे जो रिड्यूस्ड बैलेंस है उसके ऊपर। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है उसको आप रीपे कर रहे हैं हर साल, प्रिंसिपल को रीपे कर रहे हैं हर साल, ठीक है, एवरी ईयर यू आर रीपेइंग योर प्रिंसिपल। तो अब जो नेक्स्ट ईयर का जब इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। कहने का मतलब ये कि हर साल का जो कैश फ्लो है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होगा भाई, घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट घट रहा है। तो हर साल का कैश फ्लोज क्या होगा भाई, अलग अलग होगा, कैश फ्लोज अनइवन होंगे। अभी तक जो हम कैलकुलेशंस देख रहे थे वो क्या है, एक इवन कैश फ्लोज के लिए है, मतलब हर साल आपका इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो भाई सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू जो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे। पहले साल का कैश फ्लो उसको एक साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, दूसरे साल के कैश फ्लो उसको 2 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, वैसे के वैसे तीसरे साल के कैश फ्लो को 3 साल के लिए डिस्काउंटिंग करेंगे, और वैसे के वैसे nth ईयर के कैश फ्लो को nth पीरियड तक हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट करके इसको यहाँ पे इसको डिस्काउंट करके बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लेके आ जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, एज सिंपल एज दैट। और वो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमको वैल्यू ऑफ बॉन्ड दिया गया होगा, केडी हमको निकालना होगा। सिंपलेस्ट मेथड वाईटीएम मेथड से निकाल देंगे, ठीक है। कैश फ्लोज अनइवन कैश फ्लोज भले ही है, 2 डिस्काउंट रेट ले लेंगे, 2 डिस्काउंट रेट से उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, जिसमें एक में एनपीवी पॉजिटिव होगा, एक में एनपीवी नेगेटिव होगा। जो लास्ट वाला जो वाईटीएम मेथड है उसमें आपको बता चुका हूं वो चीज, ठीक है। तो दिस इज दी अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।